नेपाल में वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है, उस पार्टी में क्या है कि आंतरिक संघर्ष चल रहा है। दो गुट बन गए हैं वहाँ पर। एक है जो मिस्टर प्रचंड का सपोर्ट करता है और एक है जो मिस्टर ओली का सपोर्ट करता है। तो यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो नेपाल की राजनीति है उसमें भूचाल आया हुआ है। नेपाल चूंकि भारत का पड़ोसी देश है, तो जो कुछ भी नेपाल में होता है ना, उसका सीधा असर हमारे जो है भारत में भी देखने को मिलता है। तो उसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। ट्रबल इन नेपाल, कि भाई नेपाल जो है वह परेशानी की हालत में है। ट्रबल मतलब नेपाल में परेशानी है। यहाँ पे नेपाल में परेशानी से मतलब है कि वर्तमान में नेपाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर केपी ओली और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं मिस्टर दहल प्रचंड, उनमें जो एक संघर्ष सा चल रहा है, टकराव सा चल रहा है। दूसरी बात क्या हुई है कि अभी हाल ही में ये जो मिस्टर केपी ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया है भारत के बारे में। इन्होंने कहा है कि भारत में जो अयोध्या है वो नकली अयोध्या है और ओरिजिनल अयोध्या जो है ना वो नेपाल में है। ये बात भी इन्होंने कही है कि भगवान राम जो थे वो नेपाली थे। तो इस तरह की बातें भी कुछ इन्होंने कही है। तो उन्हीं सब की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। India will have to deal with KP Oli in Nepal whether he is ousted or stays on as PM। तो देखो जो कुछ नेपाल में चल रहा है, तो हो सकता है केपी ओली जो है चले जाएं, वो प्रधानमंत्री के रूप में रहें या न रहें, लेकिन कुछ भी हो, इंडिया विल हैव टू डील विथ केपी ओली। भारत को केपी ओली के साथ डील करना होगा। डील विथ का मतलब एक तरीके से सामना करना है ना, कि भारत को केपी ओली का सामना करना ही होगा। वेदर ही इज़ आउस्टेड, आउस्टेड का मतलब है कि बेदखल हो जाना, कि अभी आप सत्ता में हो, आपको सत्ता से निकाल दिया जाए, सत्ता से बाहर चले जाओ आप, तो उसको बोलेंगे आउस्टेड, है ना। और स्टेस ऑन, स्टे ऑन का मतलब है बने रहना एज पीएम, कि मिस्टर केपी ओली चाहे पीएम बने रहें या फिर पीएम से बाहर हो जाएं, लेकिन भारत को केपी ओली के साथ जो है डील करना ही होगा। द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब है तूफान। द स्टॉर्म रेजिंग, रेजिंग का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से जोर पकड़ना, है ना। रेजिंग का मतलब एक तरीके से उसकी जो तूफान है ना उसका प्रचंड होते जाना, तूफान का जो है प्रकोप बढ़ते जाना, तूफान का जोर पकड़ते जाना। द स्टॉर्म रेजिंग इन नेपाल्स रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। रूलिंग का मतलब है जो सत्ता में है, जो सत्तारूढ़ है ना। रूलिंग पार्टी का मतलब होता है सत्तारूढ़ पार्टी। तो द स्टॉर्म रेजिंग इन नेपाल्स रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इज अगेन रॉकिंग। रॉक का मतलब क्या होता है, जैसे तूफान है, वो तूफान नाव को हिलाता है ना, जब तूफान आता है समुद्र में, तो जिस तरह से वो नाव को हिलाता है, उसी प्रकार एक प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है कि जो तूफान नेपाल की राजनीति में पैदा हो रहा है, जो तूफान नेपाल की राजनीति में जोर पकड़ रहा है, वह किस चीज़ को डगमगा रहा है, वह किस चीज़ को हिला रहा है। इज अगेन रॉकिंग द खड़गा प्रसाद ओली गवर्नमेंट, है ना। वो क्या कर रहा है कि जो मिस्टर ओली की जो सरकार है इसको जो है हिला रहा है ना। एंड पुटिंग काठमांडूस पॉलिटी इन सस्पेंस, और ये जो काठमांडू की राजनीति है इसे संदेह के घेरे में ले जा रहा है ये तूफान। ओवर वाट माइट फॉलो, है ना, कि भाई आगे आने वाले समय में नेपाल में क्या हो सकता है ना, इस पर जो एक संशय की स्थिति बनती जा रही है। ए क्रूशियल मीट टू अनाउंस, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर निर्णायक। ए क्रूशियल मीट टू अनाउंस एन एंड टू द डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज टू लीडर, कि भाई एक मीटिंग आयोजित होनी थी, एक बहुत ही निर्णायक मीटिंग जो है आयोजित होनी थी। मीट उसका मतलब क्या था, क्यों आयोजित होनी थी वो, कि उस मीटिंग में ये घोषणा की जानी थी टू अनाउंस एन एंड, समाप्ति, किस चीज़ की समाप्ति, द डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज टू लीडर, कि एक तरीके से वर्तमान में ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है इसके जो तो प्रमुख लीडर हैं मिस्टर ओली एंड हिज राइवल का मतलब है प्रतिद्वंदी पुष्प कमल दहल, जिनको कि प्रचंड भी कहते हैं, हमें ना प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये जो पार्टी है नेपाल में, ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, इस पार्टी के जो दो प्रमुख नेता हैं मिस्टर ओली और मिस्टर प्रचंड या फिर मिस्टर पुष्प कमल दहल, इनके बीच में जो तनातनी मची हुई है, इस तनातनी को समाप्त करने के लिए एक मीटिंग जो है आयोजित होनी थी, लेकिन वो जो है वो मीटिंग जो है ना वाज पोस्टपोन, उसको कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया ऑन ट्यूसडे को। लास्ट वीक टू, पिछले सप्ताह भी, द टू राइवल फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है गुट, द
टू राइवल फैक्शंस डिसाइडेड, कि ये जो दो विरोधी गुट है ना, कि एक तो हो गया मिस्टर दहल का और दूसरा गुट हो गया मिस्टर ओली का, तो इन दोनों विरोधी गुटों ने क्या किया था पिछले सप्ताह भी, द टू राइवल फैक्शंस डिसाइडेड टू पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, टू पुट ऑफ ए मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, कि भाई पिछले सप्ताह भी स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ओली फेल्ड टू अटेंड, कि उस मीटिंग में ये जो प्राइम मिनिस्टर ओली है उस मीटिंग को जो है अटेंड नहीं कर पाए, तो इस चक्कर में उस मीटिंग को भी जो है कैंसिल करना पड़ा। वाइल द बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब क्या होता है? विवाद, झगड़ा। बोन का मतलब होता है हड्डी, कि भाई झगड़े की जड़ क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, है ना, कि भाई जैसे कुत्ते होते हैं ना, वो हड्डी को लेके झगड़ते हैं, तो इसी तरह से बोन ऑफ कंटेंशन का प्रयोग करते हैं हम, कि विवाद की जड़ क्या है, झगड़े का कारण क्या है। वाइल द बोल ऑफ कंटेंशन विच हैज़ रोइल्ड पार्टी मेंबर्स, रोइल का मतलब क्या होता है? रोइल का मतलब होता है एक तरीके से आप क्रोधित अवस्था में आ जाओ, आप जो है चिढ़ जाओ, या फिर जिस तरह से अब तक आप फंक्शन कर रहे थे किसी पार्टी में, उस तरह से फंक्शन करना बंद कर दो, उसको बोलते हैं रोइल्ड। विच हैज़ रोइल्ड पार्टी मेंबर्स, तो जो झगड़े की जड़ जो है, जिसके कारण कि पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ढंग से काम करना बंद कर दिया है, वो झगड़े की जड़ क्या है? इज दैट मिस्टर ओली कंटिन्यूज टू होल्ड टू पोस्ट, झगड़े की मुख्य जड़ है कि मिस्टर ओली वर्तमान में दो पदों पर बने हुए हैं। कौन कौन से दो पद हैं? दैट ऑफ एनसीपी चेयरपर्सन एंड प्राइम मिनिस्टर, कि मिस्टर ओली वर्तमान में एनसीपी जो पार्टी है उसके चेयरपर्सन भी हैं और साथ ही साथ वे प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं। ये झगड़े का मुख्य कारण है। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट देयर इज ए मोर कॉम्प्लेक्स पावर गेम गोइंग ऑन, कि नेपाल में ये जो सत्ता का खेल है वो बड़े ही जटिल तरीके से चल रहा है। इट इज़ क्लियर दैट देयर इज अ मोर कॉम्प्लेक्स पावर गेम, कि सत्ता का जो खेल है वो बहुत ही जटिल रूप से नेपाल में गोइंग ऑन का मतलब है जारी है। पार्टी मेंबर्स लीडिंग द मूव अगेंस्ट मिस्टर ओली, कि एनसीपी पार्टी के जो सदस्य हैं, लीड क्या मतलब होता है? लीडिंग का मतलब नेतृत्व करना, प्रतिनिधित्व करना। लीडिंग द मूव अगेंस्ट मिस्टर ओली, पार्टी के मेंबर्स जो कि मिस्टर ओली के खिलाफ जा रहे हैं, वे इस बात की ओर इशारा करते हैं, पॉइंट टू ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट, कि पार्टी में डिस्कम्फर्ट, बेचैनी बढ़ती जा रही है। किस बात को लेकर? ओवर हिज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, मिस्टर ओली की ऑटोक्रेटिक स्टाइल को लेकर। देखो ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति निरंकुश तरीके से व्यवहार करता है, जब कोई व्यक्ति जो है ना एक तरीके से तानाशाही पूर्ण आचरण करता है, उसको बोलते हैं। तो मिस्टर ओली जो है उनकी जो स्टाइल है वो क्या है? एक तरीके से निरंकुश स्टाइल है, और एक तरीके से उनकी क्या है? तानाशाही स्टाइल है। तो उनका, मिस्टर ओली का जो कार्य करने का अंदाज है, उस कार्य करने के अंदाज से जो है काफ़ी पार्टी के लोग जो है वे नाखुश हैं, और वे जो है मिस्टर ओली के खिलाफ, एक तरीके से आप कह सकते हो उन्होंने मिस्टर ओली के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। मिस्टर ओली के खिलाफ उन व्यक्तियों में बेचैनी बढ़ गई है। तो दो गुटों की बात की हमने, एक गुट है जो मिस्टर ओली का समर्थन करता है और दूसरा गुट है जो मिस्टर दहल का समर्थन करता है ना। मिस्टर दहल फैक्शन, फैक्शन का मतलब है गुट। द दहल फैक्शन विच हैड मर्ज्ड विथ द ओली लेड, ओली लेड का मतलब है जिसका प्रतिनिधित्व ओली कर रहे हैं, ओली लेड यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो देखो ये दो पार्टी हैं, कि एक तो मिस्टर कमल दहल की पार्टी थी और एक मिस्टर ओली की पार्टी थी। मिस्टर ओली की पार्टी का नाम क्या था? यूएमएल। इन दोनों ने मिलकर फिर क्या किया कि वर्तमान में जो पार्टी है ना उस पार्टी का निर्माण किया और दोनों जो है मिल गए। द दहल फैक्शन विच हैज मर्ज्ड, मर्ज्ड का मतलब क्या होता है? मिल जाना, किसी के साथ एक हो जाना ना। मर्ज्ड विथ द ओली लेड यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो दहल फैक्शन, दहल ग्रुप जो कि मिल गया, किसके साथ मिल गया था? ओली की पार्टी के साथ मिल गया था। कब? इन 2018 में। व्हेन देयर कंबाइन वॉन ए मैसिव मैंडेट, जब इन दोनों पार्टियों ने मिलके जो है, विच व्हेन देयर कंबाइन वॉन ए मैसिव, मैसिव का मतलब है जबरदस्त, मैंडेट का मतलब है जनादेश, इन द जनरल इलेक्शन, कि 2018 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उस जनरल इलेक्शन में ये दोनों पार्टियों का जो गठजोड़ था उसे जो है जबरदस्त जनादेश जो है प्राप्त हुआ। तो दहल फैक्शन इज ऑल्सो इम्पेशेंट। अब देखो यहां आओ सीधे, द दहल फैक्शन, सीधे यहां आओ कि दहल का जो गुट है इज ऑल्सो इम्पेशेंट, वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन है।
फॉर ए चांस टू रूल, कि भाई दहल गुट जो है वह भी शासन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। उनको भी लगता है कि भाई हमें भी जो है शासन मिलना चाहिए, हम भी जो है सत्ता में आए। मिस्टर दहल इज ऑलरेडी अनहैप्पी ओवर पास्ट पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। मिस्टर दहल जो है पहले से ही नाराज है। किस बात को लेकर नाराज है मिस्टर दहल? ओवर पास्ट पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, कि मिस्टर दहल और मिस्टर ओली के बीच में ये एक तरीके से हम पावर को किस तरह से शेयर किया जाएगा, कि भाई इन्होंने ठीक है चुनाव लड़े, साथ में चुनाव जीते, फिर इसके बाद क्या इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भाई कुछ दिन तुम पावर में रह लेना, कुछ दिन हम पावर में रह लेंगे। तो वह जो पावर शेयर एग्रीमेंट हुआ था ना, उस पावर शेयर एग्रीमेंट को लेकर मिस्टर दहल जो है वे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि मिस्टर दहल का ऐसा मानना है दैट ही बिलीव्स, मिस्टर दहल जो है विश्वास करते हैं, मिस्टर ओली रेनिग्ड ऑन, मिस्टर ओली रेनिग्ड ऑन। क्या मतलब होता है रेनिग का? कि भाई मिस्टर ओली ने सत्ता के शेयरिंग को लेकर, मिस्टर ओली ने पावर शेयरिंग को लेकर जो वादा किया था, मिस्टर ओली उस वादे से मुकर गए। तो यही मतलब होता है रेनिग का। रेनिग का मतलब होता है मुकर जाना, रेनिज है ना का मतलब होता है मुकर जाना। तो मिस्टर दहल को ऐसा लगता है कि मिस्टर ओली के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था पावर शेयरिंग को लेकर, मिस्टर ओली जो है उस वादे से मुकर गए हैं। एंड मिस्टर ओली स्टिल हैज़ रेसिडुअल बिटरनेस, है ना। रेसिडुअल का मतलब है अवशेष, बिटरनेस का मतलब है कड़वाहट, ओवर मिस्टर दहल्स डिसीजन। और मिस्टर ओली जो हैं उनके मन में अभी भी कड़वाहट शेष है। किस बात को लेकर मिस्टर ओली के मन में कड़वाहट शेष है? इस बात को लेकर कि मिस्टर दहल्स डिसीजन टू पुल आउट, पुल आउट का मतलब है खींच लेना। जैसे किसी ने आपको, कि आपने किसी को समर्थन दे रखा है, उस समर्थन को आप वापस खींच लो, तो उसे हम बोलेंगे पुल आउट ऑफ हिज प्रीवियस गवर्नमेंट इन 2016। तो देखो क्या था, मिस्टर ओली जो है अभी भी इस बात को लेकर नाराज हैं, उनके मन में अभी भी कड़वाहट शेष है। किस बात को लेकर? कि मिस्टर दहल ने जो है क्या किया था, 2016 में जो समर्थन मिस्टर ओली को दे रखा था ना, उस समर्थन को अचानक वापस खींच लिया था। मिस्टर दहल डिसीजन टू पुल आउट का मतलब है वापस खींच लेना ऑफ हिज प्रीवियस गवर्नमेंट इन 2016। 2016 में जो मिस्टर ओली की गवर्नमेंट थी, उस ओली की गवर्नमेंट से समर्थन को जो है एक तरीके से क्या किया था, मिस्टर दहल ने जो है वापस खींच लिया था। तो कुल मिला के दोनों नेता जो है एक दूसरे से नाराज हैं। मिस्टर दहल तो जो है इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मिस्टर ओली ने जो पावर शेयरिंग की बात की थी, है ना, उस पावर शेयरिंग की बात से मुकर गए हैं। मिस्टर ओली इसलिए नाराज हैं कि भाई 2016 में क्या किया था, मिस्टर दहल जो हैं, मिस्टर ओली इसलिए नाराज हैं कि उन्हें जो है इस बात के प्रति कड़वाहट है मिस्टर ओली के मन में कि मिस्टर दहल ने क्या किया था, खींच लिया था वापस, है ना, पुल आउट ऑफ हिज गवर्नमेंट, कि भाई उनकी जो सरकार थी ना 2016 में, तो उस सरकार को जो है उन्होंने समर्थन को जो है वापस खींच लिया था। देयर इज ऑल्सो कंसर्न, इस बात को लेकर भी जो है दोनों में जो है एक तरीके से चिंता है। देयर इज ऑल्सो कंसर्न, इस बात को लेकर भी चिंता है, ओवर मिस्टर ओलीज हेड ऑन कोलिजन। देखो हेड ऑन का मतलब होता है बिल्कुल सीधे सीधे, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है बिल्कुल सीधी भिड़ंत, बिल्कुल सीधी भिड़ंत उसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। देयर इज ऑल्सो कंसर्न ओवर मिस्टर ओलीज हेड ऑन कोलिजन विथ इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान अगर हम देखें तो नेपाल जो है सीधे सीधे भारत से टक्कर लेता हुआ नजर आया है। पिछले कुछ सप्ताहों में अगर हम देखें ना, तो मिस्टर ओली ने भारत के प्रति कई ऐसी बातें कही है, कई ऐसे बयान जारी किए हैं, उनको देखकर लगता है कि नेपाल और भारत में सीधी सीधी टक्कर देखने को मिलती है। बिगिनिंग विथ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारत और नेपाल के बीच में ये जो हमें तनातनी देखने को मिली, इसकी शुरुआत कैसे हुई, बिगिनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। मिस्टर ओली के द्वारा नेपाल में संवैधानिक संशोधन किया गया, टू अडॉप्ट, अपनाने के लिए, क्या अपनाने के लिए, ए डिस्प्यूटेड मैप, डिस्प्यूटेड का मतलब है विवादित, एक विवादित नक्शा, एज वेल एज हिज रादर रैश लैंग्वेज, रैश का मतलब होता है अविवेकपूर्ण लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया। तो देखो हमें क्या देखने को मिला पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान, नेपाल में मिस्टर ओली ने एक संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करने के बाद में एक नया नेपाल का नक्शा तैयार किया। उस नेपाल का नक्शा क्या है, वह विवादित नेपाल का नक्शा है। उस विवादित नेपाल का नक्शा क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ क्षेत्र जो कि भारत में आता है, उस भारत में आने वाले क्षेत्र को भी नेपाल में दिखाया गया है उस क्षेत्र में, है ना, तो इस चक्कर में से डिस्प्यूटेड मैप कहा गया। इसके साथ ही साथ मिस्टर ओली ने क्या कहा है, रैश लैंग्वेज, रैश लैंग्वेज का मतलब होता है अभद्र भाषा, रैश लैंग्वेज का मतलब होता है अभद्र भाषा अगेंस्ट इंडिया। तो एक तो ये हो गया, एक तो विवादित नक्शा हो गया,
दूसरी बात हो गई कि मिस्टर ओली जो है ना, उन्होंने भारत के प्रति हम देखें तो जो है अभद्र भाषा का लगातार जो है प्रयोग किया है पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान, है ना। तो उस अभद्र भाषा में एक कंट्रोवर्सी भी शामिल है, एक विवाद भी शामिल है, इंक्लूडिंग ए रिसेंट, अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद मिस्टर ओली ने पैदा किया है। क्या, किस बात को लेकर विवाद पैदा किया है? ओवर द बर्थ प्लेस ऑफ द हिंदू गॉड लॉर्ड राम, कि उन्होंने एक, मैंने कहा ना, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है। ये जो एक तरीके से लॉर्ड राम, ये जो भगवान राम है, जो कि बर्थ प्लेस ऑफ हिंदू गॉड है ना, कि भगवान राम का जो जन्म स्थान है अयोध्या, उसके बारे में उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है। और इसी तरह के अन्य विवादास्पद बयान, या फिर आप कहो कि अन्य जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वे लगातार करते रहे हैं मिस्टर ओली अभी हाल ही के कुछ सप्ताहों के दौरान। इसके अलावा एक डिस्प्यूटेड मैप के को भी लेकर उन्होंने संविधान संशोधन किया। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो कि चिंता का कारण है भारत के लिए। तो मैंने बताया उन्होंने यही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो अयोध्या है वह नकली अयोध्या है, असली अयोध्या जो कि भगवान राम का जन्म स्थान है वह नेपाल में स्थित है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही है कि भाई भगवान राम जो थे वो नेपाली थे। मिस्टर ओली हैज सेड, मिस्टर ओली ने ये बात भी कही है ना, इस बात को भी मिस्टर ओली कह चुके हैं, दैट ही बिलीव्स देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। भाई मिस्टर ओली ने इस बात को कहा है कि मिस्टर ओली ने कहा है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। ही बिलीव्स देयर इज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम एंड एल्यूडेड, एल्यूडेड का मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना, एंड एल्यूडेड टू अलीज्ड, अलीज्ड मैकिनेशंस, है ना। यहाँ पे मैकिनेशंस का मतलब होता है, मैकिनेशंस का मतलब भी यही है, षड्यंत्र। मैकिनेशंस का मतलब भी यही है, षड्यंत्र। एलिग्ड है ना, कथित तौर पर उन्होंने ये कहा है, एलिग्ड, अलीज्ड मैकिनेशंस बाय द इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू, कि भारतीय दूतावास जो कि काठमांडू है, काठमांडू में है, भारतीय दूतावास जो कि काठमांडू में स्थित है, यह भारतीय दूतावास जो है ना वह मिस्टर ओली के खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रहा है। इस तरह के संकेत मिस्टर ओली ने दिए हैं। फाइनली, अंततः, देयर इज कंसिडरेबल डिस्क्वाइट, कंसिडरेबल मतलब काफी हद तक, डिस्क्वाइट यानी बेचैनी, इन द पार्टी एंड इन द प्रेस ओवर द पब्लिक रोल प्लेड बाय द चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल इन ब्रिंगिंग टुगेदर द वारिंग, वारिंग का मतलब है जो युद्ध में संलग्न है। जैसे मैं कहूँ दो पार्टी हैं या फिर दो गुट हैं, ये वारिंग है। वारिंग का मतलब है ये युद्ध में लगे हुए हैं, वारिंग फैक्शंस। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका। स्पेशली देयर इज ए कंसिडरेबल डिस्क्वाइट, काफ़ी हद तक जो है एक बेचैनी है, इन द पार्टी, पार्टी में, ये जो नेपाल में जो पार्टी है उसमें, क्यों, एंड इन द प्रेस, और इसके अलावा प्रेस में, मीडिया में, किस बात को लेकर, ओवर द पब्लिक रोल प्लेड बाय द चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल, कि भाई चाइनीज जो दूतावास है वह नेपाल में जो रोल प्ले कर रहा है ना, क्या रोल प्ले कर रहा है वो, इन ब्रिंगिंग टुगेदर, साथ लाने का, कि ये जो चाइनीज दूतावास है, चाइनीज दूतावास है, चाइनीज जो राजदूत है वह एक रोल प्ले कर रहे हैं। क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इन ब्रिंगिंग टुगेदर द वारिंग फैक्शंस, कि भाई नेपाल में ये जो दो गुट, मिस्टर ओली का जो गुट है वो, और मिस्टर दहल, मिस्टर प्रचंड का जो ग्रुप है, उन दोनों को साथ में लाने में, उन दोनों को मिलाने में जो रोल चाइनीज एम्बेसडर के द्वारा प्ले किया जा रहा है, उस रोल को लेकर भी काफ़ी विवाद और काफ़ी बेचैनी हमें जो है नेपाल में देखने को मिल रही है। स्पेशली खास करके आफ्टर मिस्टर ओलीज थ्रेट टू स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से विभाजन कर देना, बांट देना। स्प्लिट द एनसीपी, एनसीपी क्या है, एनसीपी है कंबाइंड पार्टी, किन की कंबाइंड पार्टी, मिस्टर प्रचंड की और मिस्टर ओली ने जो एक तरीके से मर्ज करने के बाद में जिस पार्टी का निर्माण किया ना, उसको कहा गया है एनसीपी। तो मिस्टर ओली ने धमकी दी है कि एनसीपी का विभाजन करके और मैं वापस जो है, रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना, कि भाई मैं वापस अपनी जो है यूएमएल को जो है निर्मित कर लूँगा, ये धमकी दी है मिस्टर ओली ने। स्पेशली आफ्टर मिस्टर ओलीज थ्रेट टू स्प्लिट द एनसीपी एंड रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना द यूएमएल। यूएमएल क्या है, मिस्टर ओली की पार्टी है ना, मिस्टर ओली की जो पहले जो पार्टी हुआ करती थी ना, अर्लियर दिस मंथ, अर्लियर दिस मंथ का मतलब है इस मंथ के पूर्व में, इस मंथ की शुरुआत में मिस्टर ओली ने ये धमकी दी कि मैं वर्तमान पार्टी को जो है विभाजित करके और अपनी पार्टी को जो है फिर से पुनर्जीवित कर लूंगा। मैनी इन साउथ ब्लॉक, मैनी इन साउथ ब्लॉक विल टेक हर्ट, टेक हर्ट का मतलब होता है उत्साहित महसूस करना, एनकरेज्ड महसूस करना। यहाँ पे साउथ ब्लॉक का क्या मतलब है, देखो नई दिल्ली जो है ना उसमें दो ब्लॉक हैं, एक है नॉर्थ ब्लॉक और एक है साउथ ब्लॉक।
तो नॉर्थ ब्लॉक में आती है होम मिनिस्ट्री है, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनके जो ऑफिस, इनके जो सचिवालय बने हुए हैं वे तो है नॉर्थ ब्लॉक में। साउथ ब्लॉक में क्या है, साउथ ब्लॉक में है एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वे यहीं पे बैठते हैं साउथ ब्लॉक में। इसके अलावा ये जो हमारा आप ये कह सकते हो कि जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है ना, तो वह भी जो है साउथ ब्लॉक में है। इसके अलावा जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित सचिवालय है वो भी साउथ ब्लॉक में है। तो इस प्रकार से साउथ ब्लॉक का प्रयोग किया गया है यहाँ पे भारत के लिए ना। मैनी इन साउथ ब्लॉक विल टेक हर्ट, कि काफ़ी सारे राजनेता जो कि साउथ ब्लॉक में हैं वे इस बात को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे, है ना। किस बात को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे कि भाई नेपाल की राजनीति में युद्ध छिड़ा हुआ है और हो सकता है कि मिस्टर ओली जो है वे सरकार से बाहर हो जाएं। एंड मे इवन रिजॉइस, और साउथ ब्लॉक में यानी कि भारत के जो राजनेता हैं वे इस बात को लेकर खुशी भी मना सकते हैं ओवर मिस्टर ओलीज ट्रबल्स, कि भाई मिस्टर ओली जो है ना वे परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो मिस्टर ओली की परेशानियों के ऊपर कई भारत के राजनेता जो कि साउथ ब्लॉक से संबंधित है वे खुश भी हो सकते हैं। क्यों खुश हो सकते हैं, गिवन देखते हुए हिज रिसेंट पेटुलेंट बिहेवियर, पेटुलेंट का मतलब है अभद्र, पेटुलेंट बिहेवियर का मतलब है अभद्र आचरण, कि अभी हाल ही में मिस्टर ओली ने भारत के प्रति जो अभद्र आचरण किया है और अब मिस्टर ओली जो हैं वे परेशानी की हालत में हैं। तो काफ़ी सारे भारत के नेता हैं वे इस बात को लेकर खुश भी हो सकते हैं विथ द मोदी गवर्नमेंट, है ना, कि भाई मोदी गवर्नमेंट के साथ बड़ा ही अभद्र आचरण मिस्टर ओली ने अभी हाल ही के कुछ दिनों में किया है और अब मिस्टर ओली परेशानी में है। तो इस परेशानी को लेकर काफ़ी राजनेता जो हैं भारत के वे खुश हो सकते हैं, आनंद भी मना सकते हैं। इंडिया नेपाल टाइज, यहाँ पे इंडिया नेपाल टाइज का मतलब है भारत और नेपाल के संबंध हैव हिट न्यू लॉस, कि भाई ये जो इंडिया नेपाल के संबंध है ना ये और भी ज़्यादा खराब हालत में पहुँच गए हैं। न्यू लॉस का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में पहुँच गए हैं। विथ नाइदर साइड विलिंग, भारत और नेपाल दोनों में से कोई भी पक्ष राजी नहीं है। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना। टू शेड्यूल द मच प्रोमिस्ड मीटिंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज टू बिगिन, कि भाई इन दोनों ने क्या किया था, डिसाइड किया था, भारत और नेपाल ने डिसाइड किया था कि हमारे जो एक तरीके से ये जो विदेशी सचिव है ना, फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, ये मिलके बैठेंगे और बात करेंगे और भारत और नेपाल में जो भी विवाद है उस विवाद को सुलझाएंगे। तो अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है उसका कि भाई कब होनी है मीटिंग, कब नहीं होनी है। शेड्यूल द मच प्रॉमिस्ड है ना, जिसके लिए प्रॉमिस किया गया था, मच प्रॉमिस्ड मीटिंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज। टू बिगिन का मतलब है शुरुआत करना, सॉर्ट आउट का मतलब है समाधान निकालना, हल निकालना देयर प्रॉब्लम्स, कि इन्होंने भारत और नेपाल ने तय किया था कि हमारे जो विदेश सचिव हैं उनकी एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे हम, और उस मीटिंग में जो भी एक तरीके से वाद विवाद है भारत और नेपाल के बीच में उसको समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है मीटिंग होनी भी है नहीं होनी है ना, उसका कोई शेड्यूल जो है निर्धारित नहीं किया गया। येट फिर भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मोदी गवर्नमेंट के लिए यह बात आवश्यक है, एंड द इंडियन मिशन, और भारतीय जो मिशन है उसके लिए भी यह बात जरूरी है, टू टेक ए मैच्योर स्टैंड, है ना, मैच्योर का मतलब है परिपक्व, स्टैंड का मतलब है कि भाई आप क्या रवैया अपनाते हो, है ना, क्या रुख आप अपनाते हो। तो भारत के लिए या मोदी गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि भारत सरकार जो है ना बचकाना व्यवहार ना करे, परिपक्व व्यवहार करे, एंड प्ले ए मोर कंस्ट्रक्टिव रोल, और जो है एक कंस्ट्रक्टिव रोल पैदा करे, है ना, एक निर्माणात्मक रोल पैदा करे इन द करंट पॉलिटिकल क्राइसिस, कि नेपाल में जो वर्तमान में राजनीतिक संकट चल रहा है इस राजनीतिक संकट में भारत जो है एक रचनात्मक भूमिका निभाए। तो कुल मिला के एडिटर कहना चाह रहा है कि बच्चों वाले व्यवहार है कि कोई दूसरा आपका पड़ोसी परेशान हो रहा है तो आप मजे ले रहे हो, खुश हो रहे हो ना, ये बचकाना व्यवहार है। आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो भी आपका पड़ोसी मुल्क है, तो वहाँ पे अगर कोई राजनीतिक संकट है और उस राजनीतिक संकट में अगर आप कोई अच्छा रोल प्ले कर सकते हो तो वह रोल आपको प्ले करना चाहिए। The larger struggle for the continuance of Nepal as a parliamentary democracy rather than as a Politburo style polity dominated by the party elite also depends on the outcome of this tussle। वर्तमान में ये जो लड़ाई नेपाल में मिस्टर ओली और मिस्टर प्रचंड के बीच में जारी है ना, तो द लार्जर स्ट्रगल फॉर द कंटिन्यूस ऑफ नेपाल, तो ये लड़ाई जो चल रही है ना, ये लड़ाई इस बात को निर्धारित करेगी, कंटिन्यूस मतलब लगातार किसी चीज़ का जारी रहना, कि क्या नेपाल जो है एज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि वह जो है नेपाल जो है एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में जारी रहेगा या नहीं रहेगा, रेदर देन का मतलब है के बजाय एज ए पॉलिट ब्यूरो स्टाइल पॉलिटी,
कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि नेपाल में वर्तमान में ये जो पॉलिट ब्यूरो, ये इस पार्टी के लिए कहा गया है, वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी के लिए कहा गया है पॉलिट ब्यूरो स्टाइल पॉलिटी, डोमिनेटेड, और इस पार्टी को डोमिनेट किया जा रहा है ना। डोमिनेट का मतलब क्या होता है? प्रभाव होना, है ना, कि भाई अगर मैं आपको डोमिनेट करता हूं तो इसका मतलब है मेरा आपके ऊपर प्रभाव है। डोमिनेटेड बाय द पार्टी एलिट। एलिट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट वर्ग, है ना। एलिट का मतलब विशिष्ट वर्ग। कि वर्तमान में नेपाल में ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिसको कि डोमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? कुछ विशेष लोगों के द्वारा, है ना। तो वर्तमान में ये जो संघर्ष चल रहा है ना, ये संघर्ष जो है एक तरीके से, तो अब ये जो संघर्ष चल रहा है ये संघर्ष काफी हद तक डिसाइड करेगा कि क्या नेपाल में संसदीय लोकतंत्र रहेगा या फिर नेपाल में एक पार्टी की स्टाइल चलेगी, है ना। पॉलिट ब्यूरो स्टाइल में जो है नेपाल का शासन चलेगा आगे आने वाले समय में। आउटकम का मतलब है नतीजा, ऑफ दिस टसल का मतलब है फाइट, कि नेपाल में मिस्टर ओली में और मिस्टर प्रचंड में ये जो टसल चल रहा है, ये जो फाइट चल रही है, इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा इस बात को निर्धारित करेगा कि नेपाल में संसदीय लोकतंत्र जारी रहेगा या फिर नेपाल में एक पार्टी जो है उसका प्रभुत्व जो है उस पार्टी के कुछ विशिष्ट जो लोग हैं उनका प्रभुत्व जारी रहेगा। While Mr. Oli is outnumbered in the ruling party structure, रूलिंग पार्टी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी, है ना। While Mr. Oli is outnumbered का मतलब होता है संख्या में अधिक होना, इन द रूलिंग पार्टी स्ट्रक्चर। तो वर्तमान में नेपाल में जो पार्टी रूलिंग है, वर्तमान में नेपाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उस सत्तारूढ़ पार्टी में मिस्टर ओली जो है उनकी संख्या ज़्यादा है ना। मिस्टर ओली इज आउटनंबर्ड, है ना, उनका एक तरीके से आप कह सकते हो प्रभुत्व ज़्यादा है। ही हैज़ वॉन ए मैंडेट, उन्होंने एक जनादेश जीता है ना, लोगों का मत उन्हें मिला है। एंड देयर इज लिटिल डाउट, और इस बात में कतई संदेह नहीं है, दैट ही रिमेन्स पॉपुलर इन नेपाल, कि मिस्टर ओली जो है वे नेपाल में पॉपुलर बने हुए हैं। इन पावर और आउट ऑफ इट, कि मिस्टर ओली चाहे पावर में रहें चाहे पावर से बाहर चले जाएं, न्यू दिल्ली विल स्टिल नीड टू कंटेंड विथ। कंटेंड विथ का मतलब है क्या मतलब है यहाँ पे? कंटेंड विथ का यहाँ पे मतलब है डील विथ, है ना, सामना करना। न्यू दिल्ली विल स्टिल नीड टू डील विथ मिस्टर ओली, कि मिस्टर ओली नेपाल में चाहे सत्ता में रहें चाहे सत्ता के बाहर रहें, फिर भी भारत को करना होगा। क्या करना होगा? किस बात की जरूरत होगी भारत के लिए? कि भारत मिस्टर ओली के साथ जो है डील करे, है ना, किसी तरह से जो है मिस्टर ओली के साथ डील करे। हुज पोलराइजिंग पॉलिटिक्स, क्यों? क्योंकि मिस्टर ओली की जो बांटने वाली राजनीति है, पोलराइजिंग पॉलिटिक्स का मतलब होता है ध्रुवीकरण करने वाली राजनीति। पोलराइज का मतलब होता है लोगों को दो गुटों में बांट देना, है ना, लोगों को दो खेमों में बांट देना। अब देखो इन्होंने, मिस्टर ओली ने अभी हाल ही में क्या बयान दिया है, ये जो भगवान राम के बारे में जो विवादास्पद बयान दिया है ना इन्होंने, तो इस तरह के विवादास्पद बयान क्या कर सकते हैं? भारत की जनता को भी जो है बांट सकते हैं, है ना। इस वक्त इसका भी जो है भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए ना। तो अभी भी मिस्टर कोहली के साथ जो है डील करने की जरूरत है हमें। हुज पोलराइजिंग पॉलिटिक्स की, उनकी ये जो बांटने वाली, उनकी ये जो ध्रुवीकरण करने वाली राजनीति है, कुड इम्पैक्ट प्रभावित कर सकती है द कंट्रीज फ्रेजाइल इथनिक मोजाइक। तीन शब्द आए हैं यहाँ पे, फ्रेजाइल, इथनिक और मोजाइक। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, इथनिक का मतलब होता है एक तरीके से जाति से संबंधित, है ना, प्रजाति से संबंधित, और मोजाइक जो शब्द है ना, मोजाइक का मतलब होता है पैटर्न। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से एक पैटर्न बनाया जाता है, उसे बोलते हैं मोजाइक, है ना। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से एक पैटर्न बनाया जाता है, उस पैटर्न को बोलते हैं मोजाइक। अब देखो ये जो लाइन है ना, अंतिम जो लाइन है, इस अंतिम लाइन में थोड़े से प्रतीकात्मक अंदाज में बात को कहा गया है कि भारत की जो संरचना है वो बहुत ही नाजुक संरचना है, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। भारत में कई तरह के धर्म के, कई तरह के प्रजाति के लोग जो है वे रहते हैं, है ना। कई भारत में एक विविध पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना। तो वह जो पैटर्न है उसको नुकसान पहुंच सकता है, किस चीज़ से? मिस्टर ओली के ये जो बयान है ना, इस तरह के ये जो बांटने वाले बयान है, जैसा कि उन्होंने अभी हाल ही में भगवान राम के बारे में दिया है, तो इस तरह के बयान जो है ना, ये बयान जो है वे क्या कर सकते हैं? भारत के नाजुक प्रजाति से जुड़ा हुआ जो पैटर्न है उसको प्रभावित कर सकते हैं। इफ नॉट चैनल्ड डेफ्टली, चैनल का मतलब है यहाँ पे मोड़ना, डेफ्टली का मतलब है कुशलता के साथ, और डेलिकेसी का मतलब है नाजुकता, है ना, विथ सम डेलिकेसी। अगर हम जो है इफ नॉट चैनल्ड डेफ्टली एंड विथ सम डेलिकेसी, कि मिस्टर ओली की ये जो पोलराइजिंग पॉलिटिक्स है,
मिस्टर ओली की ये जो ध्रुवीकरण वाली जो पॉलिटिक्स है, अगर इसको ठीक तरह से कुशलतापूर्वक डेफ्टली, अगर इस पॉलिटिक्स को कुशलतापूर्वक जो है न मोड़ा जाए, अगर इस पॉलिटिक्स को, इस पोलराइजिंग पॉलिटिक्स को बिल्कुल नाजुक तरीके से न संभाला जाए, तो ये पॉलिटिक्स क्या कर सकती है, भारत के नाजुक पैटर्न को, भारत के नाजुक प्रजाति पैटर्न को जो है नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत ही गहरे रूप से भारत को जो है प्रभावित कर सकती है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना। इसमें मुख्य रूप से हमने दो बातें की। पहली बात तो ये कि भाई नेपाल में जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है, उस पार्टी में जो दो प्रमुख नेता हैं, एक तो हो गए मिस्टर ओली और दूसरे हो गए मिस्टर प्रचंड, है ना। तो इन दोनों में जो है तनातनी मची हुई है। दूसरी बात हमने की, उसमें दूसरी बात में हमने ये देखा कि भाई मिस्टर ओली जो है और एक तरीके से नेपाल और जो भारत हैं उनके लगातार पिछले कुछ सप्ताह से अगर हम देखें तो संबंध जो है ठीक नहीं है। तो वर्तमान जो हालात नेपाल में हैं, उन हालातों में भारत को जो है ठीक ठाक रोल जो है प्ले करना होगा, अन्यथा जो है एक तरीके से भारत के लिए भी जो है ना ये अच्छा नहीं रहेगा। मतलब कि चाहे नेपाल के ये जो प्रधानमंत्री जो है सत्ता में रहते हैं या सत्ता से बाहर चले जाते हैं, जो कुछ भी नतीजा होता है वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी भारत को कोशिश करनी चाहिए कि नेपाल के साथ भारत के संबंध जो है वे ठीक बने रहें। थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं। देखो ये कुछ शब्द हैं जैसे कि यूनिक है, परफेक्ट है, आइडियल है, चीफ है, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, कंप्लीट, एंटायर, राउंड, सुप्रीम, इम्पॉसिबल, एटर्नल, एब्सोल्यूट, स्क्वायर। ये इस तरह के शब्द हैं, ये शब्द अपने आप में परफेक्ट शब्द हैं। इन शब्दों के साथ किसी भी तरह के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात ध्यान में रखनी है। कॉमन एरर में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह से इन शब्दों के साथ में आप किसी भी तरह की कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि पहला उदाहरण देखो, वी आर लुकिंग फॉर ए मोर परफेक्ट पार्टनर। तो पार्टनर परफेक्ट होता है हमेशा, उसके आगे मोर लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। वो परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट, परफेक्ट हो गया वो, अब उसको उसके आगे कंपैरेटिव डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा। वी आर लुकिंग फॉर ए परफेक्ट पार्टनर टू एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है एक तरीके से शुरुआत करना, है ना। जब आप किसी नई यात्रा की शुरुआत करते हो ना, तो उसको बोलते हैं एक नई जर्नी की शुरुआत करते हो, एम्बार्क ऑन ए न्यू बिजनेस वेंचर। वेंचर का मतलब होता है जोखिमपूर्ण कार्य। तो इसका क्या मतलब हुआ, वी आर, तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है ना कि कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। वी आर लुकिंग फॉर ए परफेक्ट पार्टनर टू एम्बार्क ऑन ए न्यू बिजनेस वेंचर, कि हम जो है एक जोखिमपूर्ण बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। अगला देखो, इन ए बुक फेयर, एक पुस्तक मेले में आई केम अक्रॉस। देखो केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से कोई चीज मिल जाए ना आपको। जैसे कि आप क्या कर रहे थे, अपनी पुरानी फाइलों को ढूंढ रहे थे, और पुरानी फाइलों को ढूंढते वक्त अचानक पुराना फोटो आपके हाथ में मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि यार आई केम अक्रॉस दिस फोटो, है ना, कि भाई अचानक मुझे जो है ये फोटो मिल गया जब मैं, है ना। तो इस तरह से होता है केम अक्रॉस का मतलब अचानक से कोई चीज मिल जाना। दूसरी बात, जैसे आप कल जो है आप कहो कि यार मैं कल जो है ना घूमने गया हुआ था, तो मैं जो है अचानक एक मेरे पुराने मित्र से मिल गया, तो उसको भी आप केम अक्रॉस कहोगे ना। तो इस तरह से संयोग से या अचानक से मिल जाना, उसके लिए आप लगाते हो केम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस द मोस्ट यूनिक बुक ऑन क्लेप्टोमेनिया। तो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो है इस द मोस्ट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है यूनिक लगा दो। तो यूनिक जो है अपने आप में एक तरीके से यूनिक जो है ना, उसके आगे आपको किसी तरह की कंपैरेटिव या किसी तरह की कोई सुपरलेटिव डिग्री लगाने की जरूरत नहीं। आप यूनिक बोलो, यूनिक में जो है अपने आप सारी बात आ गई, है ना। यूनिक का मतलब ही स्पेशल होता है, यूनिक का मतलब ही बिल्कुल अनोखा होता है। तो फिर मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक। तो अधिक अनोखा क्या होता है, अनोखा अपने आप में कंप्लीट है, अनोखा कहना पर्याप्त है, मोस्ट यूनिक कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन ए बुक फेयर आई केम अक्रॉस यूनिक बुक ऑन क्लेप्टोमेनिया, है ना। आई केम अक्रॉस ए यूनिक बुक ऑन क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी का पागलपन। देखो ये जो मेनिया शब्द है ना, इस मेनिया का मतलब होता है पागलपन, और ये जो आगे आ रहा है ना इसके आगे क्लेप्टो, है ना, ये चोरी से संबंधित है। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी का पागलपन। कुछ क्या है, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उन्हें क्या है, चोरी करने की आदत होती है। उनके घर में सब कुछ है, लेकिन जैसे वे किसी के यहाँ पे गए पार्टी में, खाना खा रहे हैं, उन्होंने चम्मच को निकाल के अपनी जेब में डाल लिया, है ना। वैसे ही पता नहीं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनके पास है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक बीमारी होती है उन्हें कि कोई भी चीज़ मिली वो अपनी जेब में डाल ली, है ना,
किसी की पेन मिला उसको जेब में डाल दिया, तो ये जो चोरी करने का पागल होता है ना उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया ना। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं सेंटेंस को। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे द मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे अपन, हम बोलेंगे इन अ बुक फेयर, एक पुस्तक मेले में अचानक से जो है मुझे एक पुस्तक मिल गई है ना, आई केम अक्रॉस ए यूनिक बुक ऑन क्लेप्टोमेनिया, है ना, कि क्लेप्टोमेनिया से लेकर चोरी के पागलपन से संबंधित एक बुक जो है अचानक से मुझे जो है दिख गई, या अचानक से जो है मुझे मिल गई, है ना। वी शुड नेवर गिव इन, तीसरा देखो, वी शुड नेवर गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार स्वीकार कर लेना। आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप किसी के साथ विवाद कर रहे हो, आपके सामने कई तकलीफें आपको उठानी पड़ रही हैं जीवन में, है ना, उनके आगे अगर आप हार स्वीकार कर लेते हो, कोई दुश्मन है, दुश्मन आपके ऊपर दबाव डाल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और आप जो स्वीकार कर लेते हो, तो इसका मतलब है गिव इन। तो गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। तो वी शुड नेवर गिव इन, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कब तक? अंटिल वी अटेन द चीफेस्ट। अब देखो फिर यहाँ पर, है ना, चीफेस्ट नहीं होता है ना, सिर्फ चीफ लगा देना काफ़ी है ना। वी अटेन द चीफ, है ना, तो ये चीफेस्ट जो है गलत है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ चीफ का प्रयोग करेंगे, है ना। चीफेस्ट ना, इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। तो वी शुड नेवर गिव इन अंटिल वी अटेन, है ना, तो ये चीफेस्ट गलत हो जाएगा, सिर्फ चीफ लिखेंगे हम वहाँ पर। वी शुड नेवर गिव इन अंटिल वी अटेन द चीफ गोल ऑफ आवर लाइफ, कि जब तक हम हमारे जीवन का जो हमारा मुख्य गोल है ना, मुख्य जो उद्देश्य है उसको नहीं पा लेते, तब तक हमें जो है हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, दे डिसाइडेड टू हैंड आउट, दे डिसाइडेड टू हैंड आउट मोर राउंडेड चेयर्स। अब देखो राउंड जो है ना, अब राउंड का मतलब क्या होता है, गोल, है ना, घेरा। अब घेरा अपने आप में पूरा है, उसके आगे मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, घेरा अपने आप में पूरा होता है, पूरा घेरा होता है, आधा घेरा नहीं होता कभी भी। तो डे जब भी आप बोलते हो घेरा, है ना, राउंड, राउंड का मतलब है पूरा राउंड। दे डिसाइडेड टू हैंड आउट, तो यहाँ पे भी मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मोर राउंडेड चेयर्स टू स्टूडेंट्स। हैंड आउट का मतलब होता है वितरित करना, है ना, बांटना। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो जरूरतमंद है, किसी को कपड़े की जरूरत है, किसी को कोई सहायता उपलब्ध करानी है ना, तो उस सहायता उपलब्ध कराने को या जरूरतमंद चीज उपलब्ध कराने को, वितरित करने को, तो उस बांटने को, है ना, उस वितरित करने को हम बोलते हैं हैंड आउट। दे डिसाइडेड टू हैंड आउट राउंडेड चेयर्स टू स्टूडेंट्स, तो उन्होंने जो है विद्यार्थियों को गोल कुर्सियां बांटने का फैसला किया, ये इसका मतलब हो जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारा ध्यान में रखना है कि भाई इनके साथ किसी भी तरह की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है, और दूसरी बात इनकी सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं बनती। ये शब्द जो हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में परफेक्ट होते हैं, अपने आप में कंप्लीट शब्द हैं ये।